Hello everyone, this is Kulveer Kaur and welcome to my channel English with Kulveer। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ को। विलियम वर्ड्सवर्थ को हम पढ़ेंगे और हमें पता है इनके बारे में तो हम जानते ही हैं। ये हमारे टीजीटी के सिलेबस में भी ऐड है, प्लस हमारे पीजीटी के भी सिलेबस में ऐड है। बट we are going to see his contribution in the field of literary criticism। इनके लिटरेरी क्रिटिसिज्म के फील्ड में हम इनको देखने जा रहे हैं कि ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म ये इनमें इनका क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनका पोइट्री का डेफिनेशन। पोइट्री इनके लिए क्या था? स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो। दिस इज द की वर्ड वी हैव टू रिमेंबर कि स्पॉन्टेनियस की ओवरफ्लो बताते हैं ये पोइट्री की डेफिनेशन को। प्लस ये बताते हैं कि ये जो पोइट्री का हमेशा ओरिजिन होता है वो होता है इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी इज व्हाट? कि बिल्कुल जो अकेले में जो हम अपने इमोशंस को रिकलेक्ट करते हैं और उनको लाइन्स की फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज आवर इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। इनका ये लाइन जो दी गई है ये प्रीफेस ऑफ लिरिकल बैलेट्स में दी गई है और ऑफ कोर्स यही इनका सबसे ज्यादा लिटरेरी क्रिटिसिज्म का एक मेजर वर्क है, आप कह सकते हो। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स जो कि 1800 में पब्लिश हुई थी। इसका पहला वर्जन आया था 1798 में, बट इन दैट वर्जन द प्रीफेस वाज नॉट एडेड। द प्रीफेस लिरिकल बैलेट वाज एडेड इन 1800, जिसमें उन्होंने बताया है कि ये क्या रोमांटिसिज्म क्या है, क्या रोमांटिसिज्म में ये इनके आर्ग्यूमेंट्स क्या है उसको लेकर के। तो इनका सब्जेक्ट मैटर क्या हुआ करता था? इनका सब्जेक्ट मैटर हुआ करता था रूरल लाइफ को डिसाइड करना, ठीक है, रूरल लाइफ के बारे में बताना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इनकी जो लैंग्वेज होती थी वो रियल लैंग्वेज होती थी, नॉट एज जैसे इसके पहले वाला जो विक्टोरियन पीरियड था उसमें रियल लैंग्वेज में बात नहीं हुआ करती थी, उस पर ऐसी बात नहीं हुआ करती थी कि वो लोग बहुत इंटेलेक्चुअल सी बातें करते थे और पूरे वर्ड्स को इंटेलेक्चुअल वर्ड को लेकर चलते थे, जैसे मेटाफिजिकल पोएट्स हो गए। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, पोइट्री इज ऑल अबाउट द पीपल। पोइट्री में लोगों को भी समझ में आना चाहिए उनकी जो लाइफ है। इन्होंने फोकस किया नेचर पे और इंडिविजुअल पे। इंडिविजुअल क्या फील कर रहा है, इंडिविजुअल क्या बताना चाह रहा है अपने बारे में, उस पर फोकस किया इन्होंने। और इसीलिए इनका सब्जेक्ट मैटर भी हमेशा वही रहा, रियल लाइफ पे बेस्ड रहा। इनकी लैंग्वेज कैसी रही? अगेंस्ट पोएटिक डिक्शन वाली लैंग्वेज नहीं रही इनकी लैंग्वेज रही है स्पोकन बाय ऑर्डिनरी पीपल, ठीक है। तो ये ऑर्डिनरी पीपल इनसे कनेक्ट किए, इसीलिए इसके बाद से ही, इनके टाइम के बाद से ये मानते हैं कि रोमांटिसिज्म का स्टार्टिंग इन्होंने किया। रोमांटिसिज्म 1798 से स्टार्ट माना जाता है, इसी वजह से माना जाता है क्योंकि उसी टाइम पे लिरिकल बैलेट्स पब्लिश हुई, जिसमें कि ऑर्डिनरी लैंग्वेज में ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट के ऊपर और विद इमेजिनेशन हमने उस चीज को फॉलो किया, ठीक है। रोल ऑफ इमेजिनेशन, बहुत ज्यादा रोल है इमेजिनेशन का इनकी लाइफ में। इन्होंने जो भी चीजें लिखी, जो भी इनके वर्क्स थे, आप उसमें क्लियर इम्पैक्ट देखेंगे इमेजिनेशन का प्लस नेचर का, ठीक है। इनका नेचर इनके लिए एक टीचर की तरह काम किया है, मोरल टीचर, स्पिरिचुअल टीचर की तरह इनके लिए काम किया है। तो इसको हम जानेंगे, इस चीज को हम समझेंगे। इसके अलावा इनकी पोएटिक लैंग्वेज हमेशा आर्टिफिशियल के बिल्कुल अगेंस्ट रही है। इट वॉज अगेंस्ट द आर्टिफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। हमने कैसा लैंग्वेज यूज करी है? इन्होंने रियल लैंग्वेज को यूज किया है। ये आपके लिए यूपी पीजीटी की टिप, आप इस पीजीटी की टिप भी समझ सकते हैं क्योंकि ये अक्सर पूछे जाने वाला ये है लाइन है कि व्हाट इज स्पॉन्टेनियस overflow and emotions recollected in tranquility. These two phrases are clearly related to William Wordsworth. ये तो एक ऐसी लाइन है जो आपको नींद में भी याद होनी चाहिए। हाँ, नेक्स्ट हम आते हैं एस टी कॉलरिज के ऊपर। एस टी कॉलरिज का एक बहुत ही फेमस वर्क है, वो है बायोग्राफिया लिटरेरिया। This is the work Biographia Literaria, in which he discussed some major ideas of him, of literary criticism of poetry, जिसकी वजह से इनको जाना जाता है।
और इनको उसके लिए भी जाना जाता है जो इनके कोलैबोरेटर थे विलियम वर्ड्सवर्थ। ऑफ कोर्स आपको पता होगा कि जब भी हम लिटिल बैलेट्स की बात करते हैं तो उसमें अकेले वर्ड्सवर्थ की जो पोयम थी वो 19 थी, लेकिन उसमें से 4 पोयम जो थी वो इनकी थी, कॉलरेज की थी। और ऑफ कोर्स इन्होंने बहुत ज़्यादा कॉलरेज और इनका जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है इनका रोमांटिसिज्म को बढ़ावा देने में। ये किस मूवमेंट से थे? रोमांटिसिज्म से थे। 1772 में इनका बर्थ होता है। ब्रिटिश थे, रोमांटिक पोएट थे और कॉलेज पोएट थे हाईएस्ट ऑर्डर के। बायोग्राफिया लिटरेरिया इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट था, जिसमें कि कुछ कुछ हद तक इसमें ऑटोबायोग्राफी थी, पार्ट इसमें फिलोसफी भी ऐड थी, इनका लिटरेरी क्रिटिसिज्म वाला पार्ट भी इसमें ऐड था। प्लस इसमें इन्होंने वर्ड्सवर्थ की थ्योरी ऑफ पोएटिक लैंग्वेज को भी क्रिटिसाइज किया था। ऑफ कोर्स ये उनके फ्रेंड थे वर्ड्सवर्थ के, स्टिल इन्होंने उसको क्या किया था, क्रिटिसाइज किया था उनकी पोएटिक लैंग्वेज को बिकॉज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन देयर थॉट्स। ही बिलीव दैट इन फैंसी एंड इमेजिनेशन। इन्होंने फैंसी और इमेजिनेशन में ये ट्रस्ट करते थे। और इनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ को अगर मैं इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो व्हाट इज विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ? सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इज दैट कि रीडर विलिंगली सस्पेंड्स देयर रैशनल डिसबिलीफ। वो अपने रैशनल डिसबिलीफ को बिल्कुल क्या कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी पोयम में आपको बता रहा है कि ट्री बोल रहा है, ठीक है, पेड़, एक ट्री बोल रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सस्पेंड करना पड़ेगा उस डिसबिलीफ को। और कई बार पोएट्री में ही क्या, प्रोज में भी, ड्रामा में भी हम कुछ ऐसी चीजें देखते हैं जिसमें हमको खुद लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है, ये तो रियल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है, ये तो रियल लाइफ में होता ही नहीं है। लेकिन जब भी आप कोई आर्ट वर्क करेंगे तो आपको आर्ट वर्क में अपने आप को, अपना जो बिलीफ है उसको सस्पेंड करना पड़ेगा, तभी आप कहानी से कनेक्ट कर पाएंगे। दैट इज रियल, दैट इज विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। आप क्या करेंगे, जानबूझ के उस बिलीफ को जो आपके अंदर है आप उसको डिसबिलीव करेंगे। आप ये मान के चलेंगे कि वो जो भी पोएट कह रहा है वो बिल्कुल ट्रुथ है, वो बिल्कुल ट्रुथ है। अच्छा, आ जाते हैं हम फैंसी एंड इमेजिनेशन में और इनके कोर डिस्टिंक्शन को जान लेते हैं। व्हाट इज फैंसी? तो फैंसी क्या है, मैकेनिकल है। हम मैकेनिकली हम सोचते हैं इसके बारे में, हम अपने आसपास की चीजों में फैंसी ढूंढ लेते हैं। लेकिन इमेजिनेशन हम आसपास की चीजों में ही ढूंढते, वो इतना क्रिएटिव होता है कि वो किसी राइटर के अंदर क्रिएटिविटी खुद आती है, वो बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है। मतलब कोई अगर कवि अपनी कल्पना के हिसाब से सूरज को किसी चीज से इमेजिन कर रहा है या चांद को किसी चीज से इमेजिन कर रहा है, दैट इज हिज ओन ऑर्गेनिक। जैसे कि जॉन डन ने क्या किया, अपने वैलिडेशन कंपास से उन्होंने क्या कर दिया, उसको इमेजिन कर दिया, लव को और लवर्स को कंपास से इमेजिन कर दिया। तो ये उसका ऑर्गेनिक उनका तरीका था। उन्होंने लव को ऐसे डिफाइन किया, किसी ने लव को कैसे डिफाइन किया। तो फैंसी अलग चीज हो गई, मैकेनिकल चीज हो गई, और जबकि इमेजिनेशन कैसी हो गई, ऑर्गेनिक चीज हो गई। ये क्या है, एग्जिस्टिंग जो भी मटेरियल है उसको ही कंबाइन करके क्या बन जाती है, फैंसी बन जाती है। जबकि जो क्या कहते हैं, आपकी इमेजिनेशन होती है वो कई सारी चीजों को रिक्रिएट करती है। इमेजिनेशन का मतलब रिक्रिएट करना समथिंग एंड क्रिएटिंग समथिंग न्यू। आपका फैंसी जो होती है वो जस्टापोजिशन में होती है, एसोसिएट के तरीके से वर्क करती है, जबकि आपकी ये इमेजिनेशन होती है वो यूनिफाई करती है सबको। सब लोग कहीं ना कहीं उससे क्या करते हैं, अटैच फील करते हैं, कनेक्टेड फील करते हैं, दैट इज इमेजिनेशन। ये क्या करती है, लोअर करती है पोएटिक फैकल्टी को, जबकि ये हायर पोएटिक फैकल्टी है। आप इमेजिनेशन से ज्यादा कनेक्टेड फील करेंगे बजाय कि फैंसी के। और लिमिटेड क्रिएटिव पावर इसमें चाहिए होती है, जबकि इसमें आपके पास इनफिनाइट क्रिएटिव पावर होती है। आप जैसे चाहें वैसे अपनी इमेजिनेशन को यूज करें और उससे जो भी नया आप क्रिएट कर पाए वो कर पाए। कॉलेज ने 2 तरीके के
प्राइमरी और सेकेंडरी आपकी इमेजिनेशन बताई है। तो प्राइमरी में आपका क्या होता है, लिविंग पावर होती है ऑल ह्यूमन की परसेप्शन की, उनके परसेप्शन को देखा जाता है, और इट इज द फैकल्टी बाय विच वी परसीव द वर्ल्ड एट ऑल पैसिव एंड यूनिवर्सल। हम इसके थ्रू क्या करते हैं, पैसिव वर्ल्ड को देखते हैं, जबकि सेकेंडरी इमेजिनेशन में हम अपनी क्रिएटिव पावर भी डालते हैं, आर्टिस्ट की क्रिएटिव पावर भी डालते हैं, और ये हमारा ईगो होता है प्राइमरी इमेजिनेशन का। जो हम प्राइमरी चीजें देख रहे होते हैं, उसके बाद जो हम अपनी एक नया उसमें से आइडियाज निकालते हैं, जो भी चीजें हम निकालते हैं और उसको एक्टिवली और इंटेंशनली हम यूज करते हैं अपनी पोएट्री में, दैट इज सेकेंडरी इमेजिनेशन। तो फैंसी और इमेजिनेशन का जो डिस्टिंक्शन है, ये काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, कई सारे एग्जाम में। ऑफ कोर्स यूपीपीजीटी में तो ये पहली बार आ रहा है, बट अदर काफी एग्जाम्स में ये आया हुआ है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। ओके, अब पोएट हो गए हैं, वर्ड्सवर्थ हो गए हैं और कॉलेज हो गए हैं, इन दोनों ही रोमांटिक एरा से बिलोंग करते हैं। तो इनका एक हम डिफरेंस देख लेते हैं। इनका जो की टेक्स्ट है वर्ड्सवर्थ का, वो है प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स। ये ऑफ कोर्स इनके वर्क्स कुछ और भी है, लेकिन हम स्पेशली किस उसमें देख रहे हैं, हम किस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, हम देख रहे हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म के कॉन्टेक्स्ट में। तो मेजर जो इनका लिटरेरी क्रिटिसिज्म का कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, तो मेजर वर्क है इनका प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स, जो कि 1800 में आया था, जबकि बायोग्राफिया लिटरेरिया इट वाज पब्लिश्ड इन 1817। और इसकी जो डेफिनेशन ऑफ पोएट्री है इनके अकॉर्डिंग, वो है स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग्स, पावरफुल फीलिंग्स। जबकि इनका ये है कि बेस्ट वर्ड्स यूज इन द बेस्ट ऑर्डर, हम बेस्ट वर्ड को यूज करेंगे बेस्ट ऑर्डर में। इनका फोकस फीलिंग्स पे कम है, इनका फोकस ऑर्डर पे ज्यादा है। यहाँ पे ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं वर्ड्सवर्थ को। इनका कहना ये है कि इमेजिनेशन तो बाद में आती है, पहले हम देखेंगे कि वर्डली ऑर्डर पे हम लैक कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इनका ये है, वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि रियल मैन की लैंग्वेज यूज होनी चाहिए, रस्टिक स्पीच होनी चाहिए, बिल्कुल रूरल लोगों को भी वो चीज समझ में आ जाए, ऐसा होना चाहिए। जबकि इनका ये कहना है कि देयर इज नो एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्रोज एंड वर्ड्स, कोई एक खास डिफरेंस नहीं है प्रोज में और वर्ड्स में, ये कॉलेज का कहना है। इनका है कि इन्होंने वर्ड्सवर्थ ने ये कहा कि ये फॉर्मली थ्योराइज्ड वर्क नहीं है, जबकि इनका ये कहना था, इन्होंने सिस्टमैटिकली इसको थ्योराइज किया है। इन्होंने डिवाइड किया है कि प्राइमरी इमेजिनेशन होती है, सेकेंडरी इमेजिनेशन होती है, और एक फैंसी होती है। तो इनकी थ्योरीज हैं, जबकि इन्होंने कोई थ्योरी नहीं दी है। इन्होंने सीधे ये कहा है कि जो आपका ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस चल रहा है, बस वही आपकी पोएट्री हो जाएगी। लेकिन कॉलेज इनसे कितना डिफरेंशिएट करते हैं, जबकि ये दोनों फ्रेंड्स रहे हैं एक टाइम पे, बट स्टिल देयर आर डिफरेंस बिटवीन देयर परसेप्शन ऑफ पोएट्री। इनका सेंट्रल क्या रहा है कि नेचर जो है आपके लिए, इनके लिए रहा है मोरल और स्पिरिचुअल टीचर, जबकि इन्होंने नेचर को कम सेंट्रल पे रखा है। इन्होंने सुपर नेचुरल इक्वलिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंट दी है। इन्होंने ये कहा कि नेचर इतना ज्यादा सेंट्रल नहीं है हमारे वर्क्स में, जितना ज्यादा सुपर नेचुरल इक्वलिटी होनी चाहिए। इनका इन्फ्लुएंस कैसा रहा है, चैंपियन कॉमन एक्सपीरियंस। इन्होंने डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस पे बात की है। इन्होंने ये कहा है कि मैं लोगों से कनेक्ट करूंगा, जो रस्टिक पीपल है, जो रूरल पीपल है, जो ऑर्डिनरी पीपल है, मैं उनसे कनेक्ट करूंगा। जबकि इनका कहना ये था कि ये फिलोसफिकल है। इन्होंने ये पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस से जर्मन आइडियलिज्म से, कांट से, शेलिंग से, उनसे इन्फ्लुएंस रहे। तो आई थिंक ये डिफरेंस आपको काफी क्लियर हो गया होगा दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्ड्सवर्थ एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉलेज लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ओके, कॉलेज agreed with Wordsworth's opposition to poetic distinction, but disagreed with the theory that rustic language is best suited for poetry. This nuance is frequently tested. तो कई बार लोग सोच लेते हैं कि अगर इन दोनों ने सेम वर्क पे काम किया है और सेम वर्क की वजह से दोनों ही रोमांटिक पीरियड से बिलोंग करते रहे, तो इनकी थिंकिंग भी कहीं ना कहीं सेम होगी। लेकिन यहीं से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस रहा है। यही आपका लिटरेरी क्रिटिसिज्म का पार्ट रहा है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे एक इम्पोर्टेंट राइटर, जो हमारे नेक्स्ट राइटर है, जो हमारे पीजीटी के सिलेबस में दिए हुए हैं, दैट इज मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड
जो कि 1822 से इनका पीरियड शुरू होता है और 1888 तक जाता है। इस पीरियड के रहे हैं ये तो विक्टोरियन पीरियड के रहे हैं, विक्टोरियन ह्यूमनिज्म की मूवमेंट में शामिल रहे और स्पेशली इनका जो वर्क रहा है, जो फेमस वर्क रहे हैं क्रिटिसिज्म, लिटरेरी क्रिटिसिज्म के, दैट इज एसेय इन क्रिटिसिज्म एंड कल्चर एंड अनार्की। ये इनके मेजर वर्क रहे हैं। कब इनका बर्थ हुआ था तो ये 1822 में लेवलिन इंग्लैंड में इनका बर्थ हुआ था। फादर इनके थॉमस ऑर्लॉर्ड थे जो कि रग्बी स्कूल में टीचर थे। इनका जो खुद का प्रोफेशन भी रहा है वो पोएट का रहा है, क्रिटिक का रहा है और साथ में स्कूल इंस्पेक्टर का रहा है। मूवमेंट आपसे डिस्कस कर ही चुके हैं कि ये विक्टोरियन ह्यूमनिज्म और लिबरल ह्यूमनिज्म के वो थे। अर्नोल्ड को कनेक्ट किया जाता है, ही इज कॉल्ड द ब्रिज बिटवीन रोमांटिसिज्म एंड मॉडर्निज्म। ये आपको याद रखना है ये पॉइंट कि ये आपके ब्रिज माने जाते हैं रोमांटिसिज्म और मॉडर्निज्म के इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म में। और उसके बाद क्या है, इनका जो सबसे फेमस मेथड है दैट इज टच स्टोन मेथड। ओके, दैट इज टच स्टोन मेथड। ये इनका सबसे ज्यादा मेथड इनका फेमस है। इनका कॉन्सेप्ट ऑफ हाई सीरियसनेस ये फेमस है, डिसइंटरेस्टेडनेस ये फेमस है। इसके अलावा जो इनके मेजर वर्क है वो आपको सबसे पूछे जा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो से पूछे जा सकते हैं, जैसे द स्टडी ऑफ पोइट्री, ये आया था 1880 में और इसी में इन्होंने दिया था टचस्टोन मेथड को। टचस्टोन मेथड को क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ की थी इन्होंने इसी वर्क में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इससे कई तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे पूछा जा सकता है कि टचस्टोन मेथड किस वर्क में दिया हुआ है, तो आप बोल सकते हैं द स्टडी ऑफ पोएट्री में। आपसे ये पूछा जा सकता है द स्टडी ऑफ पोएट्री ये किसका वर्क है, ऑफ कोर्स आप बोल सकते हैं कि आर्नोल्ड का वर्क है। ये क्या पब्लिश हुआ था, तो 1880 में पब्लिश हुआ था। इसके अलावा essays in criticism, essays in criticism was published in 1865 and the revised version was published in 1888। 1865 में पहला वर्जन आया था और 1865 में इसका रिवाइज वर्जन आया था। इसमें क्या हुआ है, तो इसमें भी आपका फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म इन्वॉल्व किया गया है, प्लस डिसइंटरेस्टेडनेस भी इन्वॉल्व किया गया है। इसमें ये दोनों आपके कॉन्सेप्ट इस पर डिस्कस किए गए। कल्चर एंड अनार्की, another important work of his criticism that is that was published in 1869। और इसमें ये फेलिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं, फेलिज्म के बारे में ये डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म। द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म इज अ फ्री प्ले ऑफ द माइंड। ये क्या है, फ्री प्ले ऑफ द माइंड है, उसमें उसके बारे में डिस्कस करता है। आइए हम देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट को, टच स्टोन मेथड को। ओके, तो द टच स्टोन मेथड क्या है, आर्नोल्ड प्रपोज्ड दैट द क्वालिटी ऑफ अ पोएम कैन बी जज्ड by comparing it mentally with the touchstone passages। touchstone passages क्या है, तो शॉर्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द टेस्टेड ग्रेटेस्ट पोएट्री। मतलब कि हमसे पहले जो भी ग्रेट पोएट हुए हैं, जैसे कि होमर, जैसे कि दांते, जैसे कि शेक्सपियर, जैसे कि आपका शेक्सपियर हो गए, मिल्टन हो गए, इनके जो पोएट्री के एक्सट्रैक्ट है उनको हम क्या करते हैं, सर्व करते हैं एज अ स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन पोएट्री। ठीक है, हम उसको एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं और उनसे कंपेयर करके जब हम पोएट्री को लिखते हैं, दैट इज टचस्टोन पैसेजेस। समझ में आ गया होगा, इसी लैंग्वेज में आपको और बता दूं कि जो हमसे पहले जो ग्रेट पोएट्स हुए हैं उन्हीं के थीम को पकड़ के, उन्हीं के राइटिंग स्टाइल को पकड़ के जब हम कोई पोएट्री प्रोड्यूस करते हैं और उन पे अगर हमारी पोएट्री खरी उतर जाती है तो इसको हम क्या कर दे रहे हैं, उसको आर्नोल्ड ने नाम दिया टचस्टोन पैसेजेस का। मतलब कि एक एग्जाम्पल लेकर के हमने उनको कंपेयर कर दिया उसी से। नेक्स्ट है हाई सीरियसनेस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। ग्रेट पोएट्री पजेस हाई सीरियसनेस, मोरल अर्नेस्टनेस एंड ग्रेविटी ऑफ पर्पस। मतलब इनका कहना ये है कि अगर कोई पोएट्री एक्चुअल में अच्छी है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा सीरियसनेस होगी, उसके अंदर कुछ ना कुछ मोरल लाइफ के बारे में कुछ बताया जाएगा और पर्पस, लाइफ एंड पर्पस के बारे में बताया जाएगा। उन्होंने डिफाइन किया है पोएट्री को एज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर द कंडीशंस फिक्स्ड बाय द लॉज ऑफ पोएटिक ट्रूथ एंड पोएटिक ब्यूटी। तो मतलब उन्होंने ये कहा है कि एक्चुअल जो पोएट्री है वो क्या है, क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ है, जिसमें लॉज ऑफ पोएटिक ट्रूथ है,
लॉज ऑफ पोएट्री ट्रूथ एंड पोएट्री ब्यूटी है दिया हुआ है। दिस मीन्स ग्रेट पोएट्री कमेंट्स ऑन ह्यूमन लाइफ, मोरल्स एंड सोसाइटी। उनके अकॉर्डिंग ये इनका मानना था कि पोएट्री शुड बी ऑफ हाई सीरियसनेस। पोएट्री में मजाक नहीं चलना चाहिए, पोएट्री में ऐसी सस्ती चीप टाइप वाली पोएट्री को पोएट्री नहीं मानते। उन्होंने कहा पोएट्री का मतलब हाई सीरियसनेस ऑफ पोएट्री हो और क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ उसमें दिया हुआ हो। अब नेक्स्ट हम आते हैं डिसइंटरेस्टेडनेस पे। द क्रिटिक मस्ट अप्रोच लिटरेचर विद अ फ्री प्ले ऑफ द माइंड। ठीक है, free play of the mind without political, religious and personal bias। इससे पहले जबकि हम देखते आए हैं कि पता चल रहा है कि किसी को खुश करने के लिए हम जो पोइट्री लिख रहे हैं दैट इज नॉट पोइट्री। हम अगर पोइट्री लिख रहे हैं तो पूरी तरीके से डिसइंटरेस्टेड होकर के, डिसपार्शियल होकर के हम लिखें। हमारे अंदर पार्शियलिटी नहीं आनी चाहिए, पार्शियलिटी नहीं आनी चाहिए। हम किसी मतलब पॉलिटिकल, रिलीजियस और पर्सनल बायसनेस के शिकार नहीं होने चाहिए। दैट इज डिसइंटरेस्टेडनेस ऑफ एंड परस्यूट ऑफ ट्रुथ। दैट इज आर्नोल्ड्स आइडियल फॉर बोथ critique and culture itself। ठीक है, स्वीटनेस एंड लाइट, दैट इज आर्नोल्ड का फ्रेज था ये, स्वीटनेस एंड लाइट। स्वीटनेस एंड लाइट ये आर्नोल्ड का मतलब फ्रेज रहा है फ्रॉम कल्चर एंड अनार्की में, जिसमें उन्होंने ट्विन आइडियल्स ऑफ ब्यूटी एंड इंटेलिजेंस दिए हैं। और ये आइडिया जो इन्होंने बोरो किया था, ये यहाँ से बोरो किया था इन्होंने, जोनाथन स्विफ्ट के वर्क से बोरो किया था। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये यूपीपीजीडी का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, अब हमारे लास्ट राइटर बच्चे हैं, हमने डिस्कस कर लिया है, हमने एरिस्टोटल को डिस्कस कर लिया है, हमने लॉन्गिनस को डिस्कस कर लिया है, हमने डॉक्टर जॉनसन को डिस्कस कर लिया है, और वर्ड्सवर्थ को डिस्कस कर लिया है, कॉलेज को डिस्कस कर लिया है, मैथ्यू आर्नोल्ड को डिस्कस कर लिया है, और हमारे लास्ट जो राइटर है क्रिटिसिज्म में, लिटरेरी क्रिटिसिज्म में, दैट इज टी.एस. एलियट। ऑफ कोर्स मुझे इसमें पोप का नाम नहीं है इस लिस्ट में, मुझे थोड़ा सा आश्चर्य लग रहा है क्योंकि लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बात हो और पोप का नाम ना हो, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट पता नहीं क्यों। ठीक है, हमारे एक राइटर कम हो गए, कोई नहीं। अभी हम आ जाते हैं नेशनलिटी पे। इनकी नेशनलिटी टी.एस. एलियट की अमेरिकन ब्रिटिश है और ये मॉडर्निस्ट पीरियड से बिलोंग करते हैं। मूवमेंट इनकी हाई मॉडर्निज्म है। ठीक है, कि एसेज क्या है इनके, तो ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, ये इनका सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है। ऑन लिटरेरी क्रिटिसिज्म पे ये इनका सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1919। ओके, आ जाते हैं हम इनके बारे में देख लेते हैं एक क्लास में तुरंत। और ये है हमारे सेंट लुइस मिसौरी में इनका जन्म हुआ था, यूएसए में। ब्रिटिश सिटीजन थे 1927 में, और नोबेल प्राइज इनको मिला था 1948 में। ऑफ कोर्स ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ऑफ कोर्स ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि टी.एस. एलियट को नोबेल प्राइज कब मिला था। अभी आपके ऑफ कोर्स आपके सिलेबस का पार्ट है, तो ऑफ कोर्स आपको इनको पढ़ना ही है। और ये पीजीटी में वैसे भी पीजीटी के सिलेबस का पार्ट है, तो मैंने डिटेल में ही पढ़ेंगे, इनके अलग वर्क भी पढ़ेंगे। लिटरेरी क्रिटिसिज्म में जो इनका रोल है वो तो हम पढ़ेंगे ही, इसके अलावा जो इनके मेजर वर्क्स हैं वो भी हम जरूर पढ़ेंगे। इनका क्रिटिकल वर्क्स कौन से हैं, तो द सेक्रेड वुड है, सिलेक्टेड एसेज है, और इसके अलावा द ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, ये तो है ही। ठीक है, टी.एस. एलियट इज arguably the most influential literary critic of the 20th century. He revolutionized the understanding of both poetry and tradition. His criticism simultaneously shaped and reflected the modernist movement. He is the father of impersonal theory of poetry. Is the father of impersonal theory of poetry। मतलब poetry is not self expression। इन्होंने क्या माना है, poetry is not self expression but an escape from the personality। हम अपनी पर्सनैलिटी से जब भागना चाहते हैं तो हम पोएट्री करते हैं, सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए पोएट्री नहीं करते। देखिए कितना डिफरेंस है टी.एस. एलियट के और वर्ड्सवर्थ के कहीं ना कहीं वर्क्स में, या पोएट्री के लिए की सोच में, कि वर्ड्सवर्थ इसको मानते हैं सेल्फ एक्सप्रेशन का ही तरीका। वर्ड्सवर्थ ने कहा कि नहीं, जो इससे पहले के पीरियड के जो हमसे पहले के पीरियड के लोग थे वो
इंटेलेक्चुअलिटी को ज़्यादा वैल्यू कर रहे थे, लेकिन नहीं, हम तो पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करना, इंडिविजुअल पे फोकस करेंगे। जबकि टी.एस. इलियट वापस आ गए हैं। टी.एस. इलियट ने कहा कि नहीं, ये पोएट्री जो है सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए है ही नहीं, ये तो एस्केप है फ्रॉम द पर्सनैलिटी। हम जिस पर्सनैलिटी में रह रहे हैं उससे एस्केप करने के लिए कर रहे हैं इसको। अब इसके बाद इम्पोर्टेंट ऐसे जो हैं इनके क्रिटिकल एसेज उसको देख लेते हैं। ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, ये पब्लिश होता 1919 में। इसी में आपका हिस्टोरिकल सेंस और डीपर्सनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। डीपर्सनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, आगे इसके बारे में हम बताते हैं। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के बारे में, ऑफ कोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट इनका एक टर्म है, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, इसमें ये हैमलेट नाम का ऐसे लिखते हैं, जो कि ये बहुत बार पूछा जाता है। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ये भी 17th सेंचुरी का स्प्लिट है। 17th सेंचुरी स्प्लिट बिटवीन थॉट एंड फीलिंग, इसके बारे में है। और द मेटाफिजिकल पोएट्स, रिहेबिलिटेशन ऑफ डन, मार्वेल एटसेट्रा, इनके बारे में बताया गया है। तो इसके अलावा इनकी क्रिटिकल पोजीशंस हम देख लेते हैं। पोएट्री इज नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी, ऑफ कोर्स ये की कॉन्सेप्ट है इनका। हिस्टोरिकल सेंस में ये पोएट्री को लेकर के चलते हैं और मैच्योर पोस्ट करते हैं। द पोएट अल्टर्स द पास्ट एंड द पास्ट इन्फॉर्म्स द प्रेजेंट। द आइडियल ऑर्डर ये होना चाहिए इनके अकॉर्डिंग कि पोएट को क्या करना चाहिए, प्रेजेंट अल्टर्स द पास्ट, और पास्ट को ही इन्फॉर्म करना, पास्ट ही इन्फॉर्म करता है, मैं प्रेजेंट के बारे में। रिएक्ट करते हैं रोमांटिक कल्ट के बारे में और ऑफ इंडिविजुअल इमोशंस एंड जीनियस के बारे में, जिसको वर्ड्सवर्थ ने प्रमोट किया, लेकिन इलियट इसके बिल्कुल खराब रहे। आइए देख लेते हैं इनके इम्पोर्टेंट टेस्ट, जो भी इनके सेंस था वो देख लेते हैं। ट्रेडिशन एंड हिस्टोरिकल सेंस। इन ट्रेडिशन एंड हिस्टोरिकल सेंस, individual talent, it argues that great and poet must possess historical sense, a perception of not only the pastness of the past but the presence. The entire literary tradition forms a simultaneous order. When a new work appears, it alters the whole existing order. The poet must write with the whole of European literature in mind. Tradition is not inherited, it must be obtained by great labor. इनका कहना ये था कि इनका भी कुछ कुछ कॉलेज जैसा ही कहना था कि हमें अपने सीनियर जो भी हमारे, जो हमारे हमसे पहले प्रेडिसेसर्स रहे हैं, हमारे, उनके अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए। उनके हिस्टोरिकल वर्क्स को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए और उनके अकॉर्डिंग ही हमें अपनी पोएट्री को लिखना चाहिए, ना कि अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस को लिखना चाहिए। डीपर्सनलाइजेशन की बात करते हैं, ये कि आर्टिस्ट क्या है, कंटिन्यूअस सेल्फ सेक्रीफाइस का नाम है। एक कंटिन्यूअस एक्सटेंशन ऑफ पर्सनैलिटी है, मतलब हम अपनी पर्सनैलिटी को नहीं शो करेंगे, हम पोएट में कहीं न कहीं एक्टर को ढूँढेंगे, क्योंकि एक एक्टर ही होता है जो अपनी लाइफ को नहीं मतलब रिप्रेज़ेंट करता, बल्कि दूसरे की लाइफ को रिप्रेज़ेंट करता है। उस टाइम वो अपने आप को नहीं कैरेक्टर में रखता है। लेकिन पोएट को भी इन्होंने यही कहा कि पोएट भी ऐसा ही होना चाहिए, पोएट के अंदर भी ऐसा ही होना चाहिए कि वो अपने इमोशंस को दबाए और जो मतलब अपनी पर्सनैलिटी को हटा करके फिर वो पोएट्री लिखे। दैट इज़ इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ poetry. Okay, next, objective correlative, of course, the most important and the most asked question about T.S. Eliot's literary criticism is in his essay The Hamlet and His Problems, that was published in 1919, जिसमें कि वो डिफाइन करते हैं ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को। What is objective correlative? A set of objects, situation and a chain of events which shall be the formula of that particular emotion, such that when the external facts which must terminate in the sensory experience are given, the emotions is immediately invoked. उनका कहना ये था कि जो भी सिचुएशन दी गई है, जो भी इवेंट्स दिए गए हैं, जो भी चेन ऑफ इवेंट्स दिए गए हैं, वो सारे के सारे एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होने चाहिए, तभी जो मतलब व्यूअर्स है, जो ऑडियंस है, वो कहीं न कहीं उनके इमोशंस बाहर निकल के आएँगे। अगर वो सब चीज़ें, अब जैसे हम भूतिया पिक्चर देख रहे हैं, कोई डरावनी सी पिक्चर देख रहे हैं और पीछे कोई रोमांटिक ट्यून बजने लगी, तो हम उस सिचुएशन से कनेक्ट करेंगे क्या? नहीं करेंगे, हम बिल्कुल नहीं कर पाएँगे। और अगर तो हमें उस
माहौल से कनेक्ट कराने के लिए हमें ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का यूज करना पड़ेगा, मतलब हमें सेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे हमें लगे कि हाँ चीजें सही में वैसी ही हो रही हैं, और एक्सटर्नल उसके लिए भी एक्सटर्नल फैक्ट भी दे सकते हैं ताकि हमारे अंदर के जो इनर इमोशन है वो भी इवोक हो। ओके, नेक्स्ट, सिंपल टर्म्स, टू एक्सप्रेस एन इमोशन इज एन आर्ट, फाइंड द एक्सटर्नल इक्विवेलेंट। हमें ऑब्जेक्ट को, इवेंट्स को, इमेजेस को, सबको ऐसे प्रेजेंट करना चाहिए रीडर को जो कि उनके इमोशंस को ऑटोमेटिकली इवोक कर दे। क्या कर ऑटोमेटिकली इवोक कर दे। तो ये आपके हेमलेट हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में उन्होंने दिया है। नेक्स्ट एंड अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट term given by Eliot is a dissociation of sensibility. Dissociation of sensibility में क्या बता रहे हैं? Dissociation of sensibility में बता रहे हैं कि ये thought and feeling which had previously been unified in the metaphysical poets, Donne, Marvell जो ये काम करते रहे हैं, later poets could either think could either think क्या could either think Milton, Dryden और feel कर सकते हैं romantic में, लेकिन could not do both simultaneously. Metaphysical poets could devour experience. They felt their thought as immediately as the odor of a rose. This unification is ideal. मतलब उनका कहना ये था कि जो मेटाफिजिकल पोएट थे वो क्या करते थे, उनके अंदर थी डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, जबकि मिल्टन और ड्राइडन ये क्या करते थे, थिंक करते थे, जबकि रोमांटिक केवल फील करते थे। लेकिन थिंक करना और फील करना ये दोनों ही चीजें किसमें थी, ये दोनों ही चीजें केवल थी किसमें, जो मेटाफिजिकल पोएट्स थी उनमें। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। द प्रोग्रेस ऑफ एन आर्टिस्ट इज ए कंटिन्यूअल एक्सटेंशन ऑफ पर्सनालिटी, ये डायरेक्ट कोट आपसे पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए, और ये आपका वर्ड्सवर्थ के बिल्कुल अपोजिट है। इमोशन एक्सप्रेस करते हैं वर्ड्सवर्थ, और इमोशन को एस्केप करते हैं कौन, इलियट। ठीक है, तो ये आपको पूछा गया है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एक कंपैरिजन में बिटवीन मैथ्यू आर्नोल्ड एंड टी.एस. इलियट, दोनों में क्या ही डिफरेंस है। तो ये मैथ्यू आर्नोल्ड सबसे पहले बिलोंग करते हैं, ये विक्टोरियन एरा से बिलोंग करते हैं, जबकि ये मॉडर्निस्ट एरा से बिलोंग करते हैं। इन्होंने दिया टच स्टोन मेथड, कंपेयर करना चाहिए हमें बेस्ट से, पास्ट से नहीं, बेस्ट से हमें कंपेयर करना चाहिए। बेस्ट कौन है इनकी नजर में, तो होमर रहे हैं, दाते रहे हैं, और जितने भी आपके क्लासिकल पोएट्स रहे हैं वो इनकी नजर में बेस्ट रहे हैं। इनका कहना ये है कि पोएट्री वैसी ही होनी चाहिए जिससे जैसे हमारे पास्ट में हमारे जो बेस्ट राइटर्स थे उन्होंने यूज किया, जबकि इनका क्या था, हिस्टोरिकल सेंस था, इनका था पास्ट से प्रेजेंट में जो भी है, मतलब वो पास्ट के सारों को, बेस्ट को नहीं, सारों को, जो भी इम्पोर्टेंट राइटर है वो सबसे कंपैरिजन करके चलते हैं कि ऐसी पोइट्री होनी चाहिए। इन्होंने क्या किया, क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ किया और बहुत ज्यादा मोरल सीरियसनेस पे बहुत फोकस किया। इनका कहना ये था पोइट्री शुड बी ऑल अबाउट मोरालिटी, शुड बी बेस्ड ऑन मोरालिटी, जबकि इन्होंने मोरल इंस्ट्रक्शन नहीं दिए, इन्होंने बस ये कहा कि इम्पर्सनल होना चाहिए और एस्थेटिक होना चाहिए। इम्पर्सनैलिटी पे इन्होंने ज्यादा फोकस किया। इन्होंने कहा, मैथ्यू आर्नोल्ड ने क्या कहा कि डिसइंटरेस्टेडनेस परस्यूट ऑफ ट्रूथ एंड ब्यूटी, इनका डिसइंटरेस्ट का था, जबकि इनका क्या था, इम्पर्सनल होना था। इनका था कि अपनी ही पर्सनैलिटी से, अपने ही इमोशन से, अपने ही मतलब इमोशन और पर्सनैलिटी से हम क्या कर जाए, एस्केप कर जाए। इनके जो की कॉन्सेप्ट थे वो था टच स्टोन मेथड था, हाई सीरियसनेस थी और स्वीटनेस एंड लाइट था। इनका ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव और डीपर्सनलाइजेशन और डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी ये था। इन्होंने रोमांटिक को एडमायर किया था और उनके रोमांटिक ट्रेडिशन को कंटिन्यू रखने को कहा था, जबकि इन्होंने पूरी तरीके से अपोज किया था। इन्होंने ये कहा था कि नहीं, जो रोमांटिक्स है वो तो पर्सनल इमोशंस पे ही बात करते हैं, हमें पर्सनल इमोशन पे जाना ही नहीं चाहिए, हमें तो केवल अपने पास को देखना चाहिए कि पास के राइटर्स ने कैसा लिखा था। क्योंकि उनकी डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी ज्यादा अच्छी थी तो हम उनको ज्यादा फॉलो करेंगे। इनका की क्या था, द स्टडी ऑफ पोएट्री और द कल्चर एंड एनार्की, जबकि इनका
क्या था, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, सैक्रेडहुड, और इसके अलावा हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। आर्नोल्ड सेड पोएट्री विल रिप्लेस रिलीजन एज अ सोर्स ऑफ मोरल सस्टेनेंस, जबकि इलियट ने कहा नहीं, इट विल डिवोट एंग्लो कैथोलिक, ही वुड प्रोफॉर्मली डिसएग्री। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये एंग्लो कैथोलिक को तो फॉलो करेंगे ही, और जबकि इनका कहना ये था कि नहीं, पोएट्री इतनी अच्छी हो जाएगी कि वो मोरल सस्टेनेंस को ही खत्म कर देगी, रिलीजन को ही खत्म कर देगी। अच्छा, अब जो आते हैं हम, जो की कॉन्सेप्ट अक्सर पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम में आपके 100%, अगर ये आपका लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, तो आपके इन कॉन्सेप्ट में से कोई एक कॉन्सेप्ट, एक या दो कॉन्सेप्ट 100% श्योर पूछे ही जाएंगे। तो इनको क्लियर कर लेना अपने माइंड में बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले हम क्लियर कर लेते हैं कैथारसिस को। कैथारसिस जो कि एरिस्टोटल का दिया हुआ एक टर्म है, इसका मतलब है पर्गेशन ऑफ और प्योरिफिकेशन ऑफ पिटी एंड फियर थ्रू ट्रेजेडी। इनका कैथारसिस का मतलब है जो एक ट्रेजिक हीरो को देख करके या उसकी सफरिंग को देख करके जब ऑडियंस ही अपने इमोशंस को दिखा दे, ऑडियंस के अंदर ही एक्सेस इमोशन हो जाए, वो आपको क्या कहलाता है, कैथारसिस। अगर कोई मूवी देख करके आपको रोना आ रहा है, कोई मूवी आपको इतना ज्यादा कनेक्टेड फील करा रही है कि आपको लग रहा है कि नहीं नहीं, ये तो भाई हमारी लाइफ की ट्रेजेडी बता दी इसने, और हमारी ही लाइफ का सब कुछ इसने बता दिया, तो इसका मतलब कि वो आपके अंदर कैथारसिस उत्पन्न करने में क्या कर रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये कैथारसिस मतलब इमोशनल, जो इमोशनल हम ऑडियंस के अंदर हम पैदा करते हैं, दैट इज कैथारसिस। नेक्स्ट माइमेसिस, ये भी एक एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट है। ये क्या है, इमिटेशन ऑफ नेचर एंड ह्यूमन एक्शन। इमिटेशन मतलब उन्होंने किसने कहा, एरिस्टोटल ने ये कहा कि आर्ट जो है वो माइमेटिक है। आर्ट क्या है, नकल है, केवल लाइफ की नकल है। हम कितने बेहतर तरीके से नकल करके उसको पोएट्री फॉर्म में उतार पा रहे हैं, यही हमारी पोएट्री को सबसे ज्यादा बेस्ट बनाता है, यही हमारे वर्क को सबसे ज्यादा बेस्ट बनाता है। नेक्स्ट एक और आपका जो कॉन्सेप्ट है एरिस्टोटल का ही, हमाशिया। हमाशिया, व्हाट इज हमाशिया? ऑफ कोर्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज ट्रैजिक फ्लॉ। अक्सर आप कंफ्यूज होते हैं यहाँ हमाशिया में, कैथारसिस में, माइमेसिस में, और आपके पेरिपिटिया में। तो इनको आपको ऑफ कोर्स ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो हमाशिस क्या है, एक सिंगल एरर है, वीकनेस है या मिस जजमेंट है, जो कि जिसकी वजह से डाउनफॉल होता है नोबल कैरेक्टर का, जिसकी वजह से मतलब प्रॉब्लम होती है हीरो की लाइफ में, ट्रेजेडी वहीं से क्रिएट होती है। और ये टोटल विकेटनेस के ऊपर नहीं होता, हो सकता है कि जो हीरो रहा बहुत अच्छा आदमी रहा हो, लेकिन उसने कुछ ऐसी मिस्टेक कर दी हो, जैसे कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट, मुझे हमेशा ये ध्यान रहता है, मैकबेथ। जैसे मैकबेथ एक अच्छा आदमी था, एक अच्छा सोल्जर था, और उसके आगे की प्रोग्रेस भी बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके अंदर एक ट्रैजिक फ्लॉ आ गया। उस ट्रैजिक फ्लॉ को इन्वोक किया उसकी वाइफ ने, लेडी मैकबेथ ने, जिसकी वजह से वो क्या करने लग गया, वो कहीं ना कहीं अपने उस इमोशन को दबा नहीं पाया, जो एक दबा हुआ इमोशन था उसके अंदर, ग्रीडीनेस का, सत्ता को पाने का, वो इमोशन उसके अंदर आ गया। नेक्स्ट है सब्लाइम। सब्लाइम ये लॉन्गिनेस का, ये क्या है, क्वालिटी ऑफ ग्रेटनेस इन राइटिंग दैट ट्रांसपोर्ट द रीडर। ये एक क्वालिटी है रीडर के अंदर जो ट्रांसपोर्ट कर देती है रीडर को अपने ही वर्ड में, एक ओवरवेलमिंग एलिवेशन ऑफ द सोल है। मतलब सब्लाइम का मतलब आप कह सकते हो कि कैथारसिस से थोड़ा बहुत मैच करता हुआ ही है। कैथारसिस में भी ये है कि आप ऐसे इमोशन पैदा कर दो कि जो ऑडियंस है वो बिल्कुल आपसे रिलेट कर जाए, जो रीडर है वो आपसे बिल्कुल रिलेट कर जाए। सेम ऐसे सब्लाइम है, सब्लाइम भी आपको ट्रांसपोर्ट कर देगा अपने ही वर्ड में, अपनी मतलब पोइट्री के अंदर इतनी ताकत हो कि वो आपको अपने ही वर्ड में ले जाए, और वहां आपके इमोशन, आपके अंदर ओवरवेलमिंग इमोशन आने लगे, दैट इज sublime. The concept of sublime was given by Longinus. Next is testosterone method. Testosterone method किसके द्वारा दिया गया है, तो आर्नोल्ड के द्वारा दिया गया है। कंपेयर करता है मेंटली विद द शॉर्ट पैसेजेस फ्रॉम द
फ्रॉम द ग्रेटेस्ट पोएट्री। ठीक है, तो होमर, दाते, शेक्सपियर, मिल्टन, इन सब की ग्रेटेस्ट जो पोएट्री होती है उनसे कंपेयर करके जब हम कुछ करते हैं तो वो हमारा कहलाता है टचस्टोन मेथड। जब उनसे उनको स्टैंडर्ड मान करके जब हम अपनी पोएट्री लिखते हैं, दैट इज आवर टचस्टोन मेथड। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव क्या है? सेट ऑफ ऑब्जेक्ट है, सिचुएशन है, इवेंट है, जो कि सर्व करते हैं एक एक्सटर्नल इक्विवेलेंट के ऊपर, इक्विवेलेंट की तरह, और हमारे अंदर क्या करते हैं? इमोशंस को प्रेजेंट करते हैं एक आर्ट के तरीके। मतलब इलियट का कहना ये था कि जब ये सारी चीजें एक लाइन में होंगी, एक एक मतलब रिदम पैदा करेंगी, तभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा कि जो रीडर है या जो ऑडियंस है वो उस पोएट्री से पूरी तरीके से कनेक्ट कर पाएगी। जब ऑब्जेक्ट, सिचुएशन और इवेंट्स जो भी चल रहा है वो बिल्कुल एकदम एक सीक्वेंस में होंगे, वो बिल्कुल ऐसा मतलब एक यूनिटी ला रहे होंगे, वो एक यूनिटी में होंगे, तभी रीडर के अंदर एक वो आएगा, फीलिंग आएगी, फीलिंग ऑफ कनेक्टेडनेस आएगी उस पोएट्री से। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ये एलियट का कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि स्प्लिट है थॉट एंड फीलिंग के बीच में। थॉट और फीलिंग के बीच में हमें क्या होना चाहिए? डिसोसिएशन होना चाहिए। मतलब कि यूनिफाइड थॉट है इनका, ये मेटाफिजिकल पोएट जैसे हैं, ये यूनिफाइड थॉट और फीलिंग को दोनों को यूनिफाई करते हैं। जबकि बाकी सब क्या करते हैं? या तो पूरी तरीके से थॉट पे फोकस करते हैं या तो पूरी तरीके से फीलिंग पे फोकस करते हैं। जैसे मिल्टन थॉट पे फोकस करते हैं और जो रोमांटिक्स है वो फीलिंग पे फोकस करते हैं। लेकिन इनकी नजर में उससे कहीं ज्यादा बेहतर पोएट्स कौन है? मेटाफिजिकल पोएट्स हैं। मेटाफिजिकल पोएट्स क्यों हैं? क्योंकि इनके अकॉर्डिंग ये थॉट्स पे और फीलिंग्स पे दोनों पे ही क्या करते हैं? दोनों पर ही काम करते हैं। तो इसलिए डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी ये हो गया। फैंसी वर्सेस इमेजिनेशन कॉलेज का कॉन्सेप्ट है। फैंसी इनके अकॉर्डिंग क्या है? मैकेनिकल है और एसोसिएटिवली लोअर फैकल्टी है, जबकि इमेजिनेशन कैसी होती है? ऑर्गेनिक। जो पॉइंट होता है उसके अंदर की ही बात होती है, उसके अंदर की इमेजिनेशन होती है, ऑर्गेनिक होती है, क्रिएटिव होती है और यूनिफाई करती है, लोगों को यूनिफाई करती है। सेकेंडली इमेजिनेशन क्या है? आर्टिस्ट का कॉन्शियस क्रिएटिव पावर है, ये उसके अंदर का अपना क्रिएटिव पावर है कि वो किस तरीके से अपनी इमेजिनेशन को इस तरीके से यूज कर रहा है या प्रेजेंट कर रहा है जिससे लोग कनेक्टेड फील कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है डीपर्सनलाइजेशन। डीपर्सनलाइजेशन का मतलब क्या है? इलियट ने दिया हुआ ये कॉन्सेप्ट। ऑफ कोर्स इसका कॉन्सेप्ट का मतलब अभी हमने डिस्कस किया है कि एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी। जब पोएट्री लिखी जाए तो उसमें पोएट बिल्कुल गायब होना चाहिए, उसकी पर्सनल लाइफ, उसकी पर्सनल एक्सपीरियंसेस वहां पे नहीं आने चाहिए। It means he is totally opposed to Wordsworth, who is talking about individual poetry. Wordsworth is talking about individual poetry, while Eliot is promoting that it should not be individual, it should an escape from our personality, और हम फिर भी एक्सप्रेस कर रहे हो तो ऐसा होना चाहिए। हिस्टोरिकल सेंस, हिस्टोरिकल सेंस में क्या कहा उन्होंने? इलियट का ही कॉन्सेप्ट है। तो लिटरेरी ट्रेडिशन इज साइमल्टेनियसली प्रेजेंट टू द मैच्योर पोएट। हमें मैच्योर पोएट को लेना चाहिए और उनकी मेयरली नॉलेज को लेकर के, उनकी नॉलेज को लेकर के हमें वैसी ही पोएट्री लिखनी चाहिए। अच्छा, जो की लाइन है, की कोटेशंस है जो अक्सर एग्जाम में आते हैं, उनको हम लोग एक बार देख लेते हैं। एरिस्टोटल की पोएटिक्स से लिया गया है। पोएट इज मोर फिलोसफिकल, है ना? तो ये आप एक ही लाइन को आप हाईलाइट करते चलेंगे और उसी से आप याद रखेंगे कि क्या किसका ये वर्क हो सकता है। कई बार होता है आप कीवर्ड्स को अगर याद रखते हैं तो लाइन को याद रखने में आपको आसानी होती है। अरिस्टोटल ने क्या कहा? पोएट इज मोर फिलोसफिकल एंड ऑफ हायर वैल्यू देन हिस्ट्री। ठीक है, तो ये डिफेंड कर रहे हैं माइमेसिस को। इन्होंने पोएट्री को आइडियल पोएट्री को बताया कि पोएट्री डील करती है यूनिवर्सल से और हिस्ट्री से पर्टिकुलरली। ये कई बार इनका पूछा गया है। इसके अलावा लॉन्गिनेस का ऑन द सबलाइम से वर्क जो है ऑन द सबलाइम, उससे पूछा गया है सब्लिमिटी इज द इको ऑफ ग्रेट सोल। ठीक है, सब्लिमिटी इज द इको ऑफ ग्रेट सोल, ये भी पूछा जाता है कई बार। आपको बिल्कुल ये ध्यान में रखना है। ट्रू सब्लिमिटी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मोरल एंड इंटेलेक्चुअल ग्रेटनेस। तो मोरल इंटेलेक्चुअल ग्रेटनेस होगी तभी सब्लिमिटी हमारी पोएट्री में आ पाएगी। और ये तो रटा हुआ होना चाहिए आपको। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स से पूछा गया, जो आपका वर्ड्सवर्थ का है। पोएट्री की सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहले
जो हम एक याद रखते हैं डेफिनेशन, दैट इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। उनके अकॉर्डिंग ये पूरी तरीके से अगेंस्ट है नियो क्लासिकल नेचुरलिज्म के। इनके अकॉर्डिंग रैशनलिज्म तो मतलब इंटेलेक्चुअल होता है, जबकि पोएट्री इज ऑल अबाउट द इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल फीलिंग। तो इनके अकॉर्डिंग ये रहता है कि उसी के बारे में ये बात करते हैं। नेक्स्ट आता है बायोग्राफी लिटरेरिया। बायोग्राफी लिटरेरिया में विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ के बारे में बात करते हैं ये, व्हिच कंस्टिट्यूट्स अ पोएटिक फेथ। पोएटिक फेथ ये कंसेप्ट होती है, ये लाइन आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। किस में दी हुई है ये, तो बायोग्राफी लिटरेरिया वर्क में दी हुई है ये लाइन। उनका रोल क्या था कि लिरिका बैट्स में तो मैं आपको बता चुकी हूँ, 19 में जब 19 पोयम वर्ड्सवर्थ की थी और 4 पोयम की थी तो कॉलेज की थी। इसके अलावा अर्नोल्ड की द स्टडी ऑफ पोएट्री में एक इम्पोर्टेंट कोट आता है, जिसमें वो बोलते हैं पोएट्री इज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। पोएट्री क्या है, क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ है, अंडर द कंडीशंस फिक्स्ड बाय द लॉज ऑफ पोएटिक ट्रुथ एंड पोएटिक ब्यूटी। जो पोएटिक ट्रुथ और पोएटिक ब्यूटी के बीच में जो लॉज है, उसमें उसके अंडर की कंडीशन में क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ है, ये डिफाइन करते हैं वो हाईएस्ट फंक्शन ऑफ पोएट्री को। और इसके अलावा ट्रेडिशन टीएस एलियट डिफाइन करते हैं ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट में, that progress of an artist is a continuous self-sacrifice and continual एक्सटेंशन ऑफ पर्सनैलिटी। ये भी लाइन आप याद रखेंगे, क्योंकि ये भी कोट का ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको भी आप याद रखेंगे। ये हो गए हमारे इम्पोर्टेंट कोट। इसके अलावा आई थिंक हाँ, ये देख लेते हैं हम लोग, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कुछ मैंने कलेक्ट किए थे कि प्रीवियस ईयर के किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, तो वो हम देख लेते हैं। और एरिस्टोटल की ये कैथार्सिस एंड पोएटिक्स, इसको हम देख चुके हैं, कई बार ये पूछा गया है, यही इसमें बताया गया है इस वाली स्लाइड में कि कई बार ये सारे कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं। ये इधर देख लेते हैं हम लोग कि कुछ क्वेश्चन है जो रेगुलर पूछे जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव ये किसका टर्म है, ये सिलीट का टर्म है। Who defined पोएट्री एज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ कौन डिफाइन करता है पोएट्री को, तो मैथ्यू अर्नोल्ड डिफाइन करते हैं। किसका वर्क है कैथार्सिस, कैथार्सिस वर्क है आपका, मतलब किससे एसोसिएटेड है ये वर्ड कैथार्सिस, तो ये अरिस्टोटल की पोएटिक्स से रिलेटेड है। हु सेड पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, ये है वर्ड्सवर्थ का। बायोग्राफिया लिटरेरिया इज रिटन बाय कॉलरिज। द डच स्टोन मेथड बिलोंग्स टू अर्नोल्ड। और हु इंट्रोड्यूस द डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ये है आपके इलियट। फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी वाज कंपाइल्ड बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। ऑफ कोर्स ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, ये कॉलरिज का है। ऑन द सबलाइम ऑफ कोर्स इनका है, लॉन्गिनस का है, ठीक है। इसके अलावा अब हम बिल्कुल ये अब हमारा पूरा चैप्टर जो है पूरा हो गया है कहीं ना कहीं, और ये सब हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ से हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो है काफी कुछ डिस्कस हो चुका है, लेकिन अब हम नेक्स्ट वाले नेक्स्ट जो हम क्लास लेंगे उसमें हम सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म के ऊपर, इसमें से ऑफ कोर्स आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके आएंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे। होप सो आपको अच्छी क्लास पसंद आई होगी। होप सो यू एंजॉयड द क्लास और आपको समझ में आया होगा इस क्लास से। थैंक यू एवरीवन।